गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में पॉलीमर में एक टॉपिक आप लोगों का रह गया था। वो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण था, लेकिन इससे पहले इसके बारे में चर्चा कर देता हूं मैं। बहुलीकरण की आप लोगों ने दो विधियां पढ़ी थी। नंबर 1 योगात्मक बहुलीकरण और नंबर 2 संघनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ ली थी, किसी भी प्रकार का कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकलेगा। संघनन बहुलीकरण में आप लोगों को पता है कि सह उत्पाद के रूप में जल, एल्कोहल आदि का अणु बाहर निकलेगा। ये आप लोगों ने पढ़ लिए थे। लेकिन योगात्मक बहुलीकरण भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण और नंबर 2 आयनिक बहुलीकरण, जो अपने सिलेबस में है। तो ये टॉपिक आप लोगों का रह गया था। लेकिन मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, अतः इसको आज हम लोग पढ़ लेंगे। केवल मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण ही हमें पढ़ना है, ध्यान देंगे। पहली बात तो ये कि मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की आवश्यकता ही क्यों हुई, आवश्यकता ही क्यों, क्या कारण था कि मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की आवश्यकता हुई। तो मैं आप सबको उसे बता दूं कि बहुलक बनने में जो एकलक इकाइयां प्रयुक्त होती हैं वो एकलक इकाइयां अक्रिय होती है। क्या होती हैं? अक्रिय। तो उन्हें सक्रिय करने के लिए हमें मुक्त मूलक की आवश्यकता हुई, क्योंकि मुक्त मूलक एक सक्रिय पदार्थ है। ये मुक्त मूलक जब अक्रिय पे अभिक्रिया करेगा तो अक्रिय को किस में परिवर्तित कर देगा? सक्रिय में परिवर्तित कर देगा, जिससे एकलक इकाई से बहुलक का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। क्लियर होगी बात सबके? तो मुक्त मूलक के लिए सबसे पहले जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है प्रारंभक पदार्थ की। ध्यान से देखना, समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को आवश्यकता होती है वो होती है प्रारंभक पदार्थ की। क्लियर? और प्रारंभक पदार्थ के लिए आप लोग कोई सा भी पेरोक्साइड उपयोग में ले सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में सबसे पहले प्रारंभक पदार्थ की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रारंभक पदार्थ से आप लोगों को क्या बनेगा? मुक्त मूलक। सर मुक्त मूलक क्या करेगा? मुक्त मूलक अक्रिय एकलक इकाई को सक्रिय एकलक इकाई में क्या करेगा? परिवर्तित करेगा, जिससे बहुलक का क्या होगा बेटा? निर्माण होगा। तो सबसे पहले मुझे प्रारंभक पदार्थ चाहिए। प्रारंभक पदार्थ के रूप में हम कोई सा भी पेरोक्साइड ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या ले लिया बेटा मैंने? बेंजोइल पेरोक्साइड। ध्यान देना है आप लोगों को। बेंजोइल पेरोक्साइड की यदि मैं सूत्र की आप लोगों से बात करना चाहूं तो सूत्र है इसका C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। ये आप लोगों का क्या है बेटा? बेंजोइल पेरोक्साइड। सूत्र आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रारंभक पदार्थ के रूप में आप कोई सा भी पेरोक्साइड का उपयोग ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहां लिया है, सॉरी एक ऑप्शन रह गया, ये बेंजोइल पेरोक्साइड का उपयोग करेंगे। बेंजोइल पेरोक्साइड से लेना देना नहीं है, कोई सा भी पेरोक्साइड हो उसका हम अपन उपयोग करेंगे। तो बेंजोइल पेरोक्साइड आप लोगों का क्या हुआ? प्रारंभक पदार्थ। बेंजोइल पेरोक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान से देखेंगे, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। बेंजोइल पेरोक्साइड प्रकाश या लाइट की उपस्थिति में, लाइट लग देता हूं मैं, कौन सा विखंडन होगा इसका? समांश विखंडन। समांश विखंडन। विखंडन आप लोगों ने 11वीं क्लास में कर लिए थे। एक समांश विखंडन होता है, एक विषमांश विखंडन होता है। समांश विखंडन में इलेक्ट्रॉन समान समूह की ओर विस्थापित हो जाते हैं, विषमांश में अलग अलग की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। इसलिए समांश विखंडन में विखंडित होने वाले जो भी पदार्थ होंगे वो सभी समान दिखाई देंगे। तो समांश विखंडन में ये वाला बंध यहां से टूटेगा। ध्यान से देखो आप लोग, बिल्कुल समांश विखंडन में ये वाला बंध यहां से टूटेगा तो क्या बनेगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। तो मैंने लिख दिया C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O।
एक समूह तो ये बन गया आप लोगों का, एक समूह ये बन गया, दोनों बिल्कुल समान है, इसलिए इसको अपन कौन सा विखंडन की बात कर रहे हैं, समान विखंडन की। कितने अणु प्राप्त हुए आप लोगों के? 2, तो ये मैंने 2 लगा दिया। क्लियर। कार्बन की वैलेंसी की यदि हम बात करना चाहें तो कार्बन की वैलेंसी आप लोगों को दिखाई दे रही है 1 2 3 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 2, या ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है? 1। इसलिए संयोजकता पूरी करने के लिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? एक मुक्त मूलक। बोलो सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब ये आधा बंद तो इधर चला जाएगा और ये आधा बंद किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। किसके रूप में? मुक्त मूलक के रूप में। बोलो सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ कौन सा विखंडन हुआ? समांश विखंडन। अब वापस कौन सा विखंडन होगा बेटा इसका? इसका विखंडन होगा विषमांश। यहां लिख देता हूं ध्यान से, 2C6H5 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O मुक्त मूल। और कौन सा विखंडन होगा बेटा आप लोगों का? यहाँ लाइट है वही प्रकाश, और यहाँ विषमांश विखंडन। कौन सा विखंडन? विषमांश विखंडन। ध्यान देनी है आप लोगों को। ये वाला बंद इस वाले बंद पर क्या करेगा? प्रहार करेगा, और इस वाले बंद को यहां से तोड़ देगा। विषमांश विखंडन इसको क्यों बोल रहे हैं? इसका कारण ये है क्योंकि बनने वाले जितने भी पदार्थ होंगे वो सब अलग अलग होंगे। ध्यान से देखो क्या क्या बन रहा है। 2C6H5 प्लस CO1O2 यानी कि CO2। CO2 भी कितने आपके? 2, तो 2 CO2 आप लोगों के वायुमंडल में मुक्त हो गए। होना क्या चाहिए था? C6H6 होना चाहिए था, लेकिन है क्या है? C6H5। बेंजीन नहीं है, कौन सा समूह है? फेनिल समूह है, जिसमें एक हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ ये मुक्त मूलक। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये 2 अणु बने हैं, कैसे बने हैं? C6H5 मुक्त मूलक व C6H5 मुक्त मूलक। ये अलग अलग अणु हैं दोनों के दोनों, ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर। तो ये C6H5 कौन सा ग्रुप है आप लोगों का? फेनिल ग्रुप। और ऊपर क्या लग रहा है? मुक्त मूलक, तो ये लगा दिया मैंने मुक्त मूलक। अब कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि सामान्य मुक्त मूलक होता क्या है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, मुक्त मूलक का मतलब होता है एक संयोजकता में कमी। एक संयोजकता में क्या बेटा? कमी। एक संयोजकता में जो कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें बिंदु जैसा डॉट नुमा लगा देते हैं, वो आप लोगों का क्या कहलाता है? मुक्त मूलक। क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों के बाद। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की शुरुआत प्रारंभक पदार्थ से होती है। प्रारंभक पदार्थ क्या होता है? प्रारंभक पदार्थ एक सक्रिय पदार्थ है जिसके द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण होगा। ये मुक्त मूलक क्या करेगा? ये मुक्त मूलक अक्रिय एकलक इकाई को सक्रिय एकलक इकाई में परिवर्तित करेगा, जिससे एकलक इकाई बहुलक में परिवर्तित हो सके। तो प्रारंभक पदार्थ के रूप में आप कोई सा भी पेरोक्साइड ले सकते हैं। मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया। बेंजोइल पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है? ये आपको दिखाई दे रहा है, C6H5 C डबल बॉन्ड O OO C डबल बॉन्ड O C6H5। इसका आप लोगों को पहले समांश विखंडन कराना है। समांश विखंडन कराने पर ये बना, जिसका आप लोगों को विषमांश विखंडन कराना है। विषमांश विखंडन में CO2 मुक्त हो जाएगी और आप लोगों का क्या बनेगा? फेनिल मुक्त मूलक। अब आगे एक लाइन लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया, योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। 3 चरणों में पूर्ण होती है। वो तीनों चरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद। नंबर 2 श्रृंखला संचरण पद, और नंबर 4 श्रृंखला समापन पद। ये नंबर 3 है बेटा, 4 नहीं है, गलती से लिख दिया था। नंबर 3 श्रृंखला समापन पद। तो योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी। नंबर 1 श्रृंखला प्रारंभिक पद, नंबर 2 श्रृंखला संचरण पद, और नंबर 3 श्रृंखला समापन पद। अब अपन वन बाई पदों की चर्चा करेंगे, चरण की चर्चा करेंगे। ध्यान से देखो, ये प्रारंभक है
और ये प्रारंभिक है, दोनों में अंतर है। ये प्रारंभक है, ये प्रारंभिक है। प्रारंभक का मतलब तो क्या होगा, मुक्त मूलक निर्माण करने वाला। क्लियर होगी बात सबके। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, ध्यान दो। पहला पद है आप लोगों का श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक पद से पहले आप लोगों ने प्रारंभक पढ़ा, उस प्रारंभक में आप लोगों ने फेनिल मुक्त मूलक का निर्माण कर लिया। कितने फेनिल मुक्त मूलक का निर्माण कर लिया? 2 फेनिल मुक्त मूलक का आप लोगों ने निर्माण कर लिया। किससे निर्माण कर लिया? आप लोगों ने प्रारंभक से। किससे? प्रारंभक से आप लोगों ने 2 फेनिल मुक्त मूलक का क्या किया था? निर्माण, मुक्त मूलक का निर्माण कर लिया था। और दोनों ही क्या है उसका सूत्र? C6H5 के ऊपर मुक्त मूलक कॉमा C6H5 के ऊपर मुक्त मूलक। क्लियर? अब सबसे पहला है श्रृंखला प्रारंभिक पद। किसको बनाना है, किस बहुलक को बनाना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लाइन लिखी, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण योगात्मक मुक्त मूलक बहुलीकरण विधि से ज्ञात करो। तो क्या बनाना है आप लोगों को? पॉलीथीन बनाना है। एकलक इकाई क्या है आप लोगों की? एथीन। क्लियर? ये आ जाए ऐसे, बाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण आप लोगों को योगात्मक मुक्त मूलक विधि से करना है। तो किससे किसका निर्माण करना है? एकलक इकाई है बाइनिल क्लोराइड, और किसका निर्माण करना है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड का। तो क्वेश्चन में जो आप लोगों से पूछे उसकी एकलक इकाई आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी मुझे पता चल गया कि एथीन से किसका निर्माण करना है मुझे? पॉलीथीन का। तो एकलक इकाई आप लोगों की क्या हो गई? एथीन। क्लियर होगी बात सबके। तो मैंने यहां लिख दिया श्रृंखला प्रारंभिक पद में क्वेश्चन बना के, तो यहां लिख देता हूं मैं, एथीन से किसका निर्माण करना है मुझे? पॉलीथीन का। एथीन से पॉलीथीन का क्या करना है मुझे? निर्माण। कौन सी विधि से करना है बेटा आप लोगों को? योगात्मक बहुलीकरण विधि से। सबसे पहला पद श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक पद में क्या होगा? बना हुआ फेनिल मुक्त मूलक एकलक इकाई पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। एथीन का सूत्र क्या है आपको पता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पर आक्रमण कौन करेगा? C6H5 और उसको ऊपर मुक्त मूलक। ये आप लोगों की एकलक इकाई है एथीन, और ये आप लोगों का क्या है बेटा? मुक्त मूलक। क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैंने कहा था ये सक्रिय है और ये अक्रिय है, तो ये सक्रिय अक्रिय को किस में परिवर्तित कर देगा? सक्रिय में। इसका मतलब ये मुक्त मूलक यहां आक्रमण करेगा। क्लियर होगी बात सबके। जैसे ही आक्रमण करेगा तो डबल बॉन्ड किस में परिवर्तित कर देगा? सिंगल बॉन्ड में। क्या बनेगा देखो आप लोग, ये बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये C6H5 यो की त्यों, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2 और इसके ऊपर आ गया बेटा आप लोगों का मुक्त मूलक। क्यों? 2 और 1 3 संयोजकता कितनी होनी चाहिए थी? 4। तो ये क्या बन गया आप लोगों का? ये बन गया बड़ा फेनिल मुक्त मूलक। बड़ा फेनिल मुक्त मूलक। क्लियर हो जानी चाहिए। ये आप लोगों का कौन सा प्रारंभिक पद हो गया? श्रृंखला प्रारंभिक पद। मतलब श्रृंखला का इसने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। क्लियर होगी बात सबके। पद नंबर सेकंड की हम बात करना चाह रहे हैं। पद नंबर सेकंड, और पद नंबर सेकंड है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद का मतलब श्रृंखला का क्या होगा? लगातार संचरण होगा। श्रृंखलाएं लगातार चलती रहेंगी। ध्यान से देखेंगे आप लोग। बनने वाला बड़ा फेनिल मुक्त मूलक फिर एकलक इकाई पे अभिक्रिया करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस करके वही C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और मुक्त मूलक। फिर ये मुक्त मूलक किस पर आक्रमण करेगा? फिर ये मुक्त मूलक डबल बॉन्ड पे आक्रमण करेगा, और डबल बॉन्ड में आक्रमण करके क्या बना लेगा? ध्यान से देखो, C6H5 CH2 CH2 C6H5 CH2 CH2, तो C6H5 CH2 और CH2, फिर सिंगल CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ऊपर क्या आ जाएगा? मुक्त मूलक। बोलो श्रृंखला का संचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर श्रृंखला का संचरण बिल्कुल हो रहा है। श्रृंखला लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। फिर भी और अभिक्रिया करा सकते हैं।
दो और करा सकते हैं, तो ज्यादा क्यों कराएं, डायरेक्ट N से अभिक्रिया करा दो, क्या दिक्कत है, तो करा दो। चलो CH2 डबल बॉन्ड CH2, आगे क्या लगा दिया N। एक हो गई, दो हो गई, तीन से कराओ, चार से कराओ, डायरेक्ट N से करा दो ना, N का मान कितना भी हो सकता है। बनने वाले मुक्त मूलक की अभिक्रिया करा दो, प्लस की जगह प्लस C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 के ऊपर वही मुक्त मूलक। बोलो सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। वही मुक्त मूलक किस पे प्रहार करेगा आप लोगों के, वही डबल बॉन्ड पे प्रहार करेगा। क्या बनेगा, यही नीचे बना लेते हैं इसको, देखो ध्यान से। C6H5 की जगह C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये वाला ले रहा हूं। पहले यहां से यहां तक ले लिया मैंने, यहां से यहां तक ले लिया, उसके बाद इस इकाई को लिख रहा हूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और कोष्टक लगा के क्या लगाना है मुझे, ये बात सबके क्लियर हो जानी चाहिए। फिर कह रहा हूं मैंने पहले C6H5 CH2 फिर इस एक लख इकाई को मैंने उतार लिया यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे N लग रहा था तो मैंने पीछे लगा दिया, यों की तो इसको किस में परिवर्तित कर दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या बन गया, मुक्त मूलक। क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, 50, 100 कितनी भी लगाओ, श्रृंखला का लगातार क्या होता रहेगा, श्रृंखला का लगातार क्या होता रहेगा, संचरण होता रहेगा। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये दोनों बात आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। श्रृंखला प्रारंभिक पद में पहले मुक्त मूलक की अभिक्रिया एकलक इकाई से करानी है। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, एथीन से पॉलीथीन पूछा है तो एथीन एकलक इकाई की करानी है, बाइनल क्लोराइड से पीवीसी पूछा है तो बाइनल क्लोराइड की करानी है। प्रहार हमेशा द्विबंध पर ही होगा। तो श्रृंखला प्रारंभिक पद में तो पहले बड़ा फेनिल मुक्त मूलक बन गया, फिर श्रृंखला संचरण पद में बड़ा फेनिल मुक्त मूलक की अभिक्रिया लगातार एकलक इकाइयों से कराते गए। लास्ट में कहां तक 2 3 4 5 से कराई, डायरेक्ट क्या लगा दिया आप लोगों ने, N लगा दिया। N लगाने पर हमें ये प्राप्त हुआ। क्लियर? दोनों पद हो गए। अब थर्ड पद है आप लोगों का श्रृंखला समापन पद। नंबर थर्ड पद है आप लोगों का श्रृंखला समापन पद। और श्रृंखला समापन पद का मतलब जो बढ़ती हुई श्रृंखलाएं थी उनको अपन को समाप्त करके बहुलक का निर्माण करना है। और मैंने सामने लिख दिया कि श्रृंखला समापन पद कितने प्रकार का होता है, समापन 4 प्रकार से होता है। जिसमें पहला प्रकार है आप लोगों का युग्मन। ज्यादातर यही पूछ लेता है आप लोगों से। नंबर 1 युग्मन। युग्मन, युग्मन की इंग्लिश होती है कॉपुलिंग। कॉपुलिंग का मतलब COUPLLING, कॉपुलिंग। क्लियर हो जाना चाहिए। ये कॉपुलिंग हो गया आप लोगों का। अब युग्मन, अब युग्मन में क्या है आप लोगों का मैं बता दूं। बढ़ती हुई जो श्रृंखलाएं हैं वो आपस में अभिक्रिया करती है और एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। बढ़ती हुई श्रृंखलाएं आपस में अभिक्रिया करती है और आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं और नष्ट करके श्रृंखला का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। जैसे श्रृंखला संचरण पद में आप लोगों का क्या बना था, इसे श्रृंखला संचरण पद में बना हुआ ये है हमारा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का क्या लगाया था मैंने, होल N। प्लस की जगह वो CH2 की जगह CH2 और CH2 की जगह CH2 और ऊपर क्या आ रहा, मुक्त मूलक। अब आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने श्रृंखला समापन, श्रृंखला प्रारंभन पद में कितने फेनिल मुक्त मूलक लिया था, 1। जब एक फेनिल मुक्त मूलक से ये बन सकता है तो क्या दूसरे फेनिल मुक्त मूलक से भी यही नहीं बन सकता क्या, सर बन सकता है। वही जब मैंने बोला एक फेनिल मुक्त मूलक से ये बन सकता है तो दूसरे फेनिल मुक्त मूलक से ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, सर बन सकता है। इसका मतलब युग्मन में क्या होता है कि बनने वाली 2 श्रृंखलाएं आपस में अभिक्रिया करती हैं तो इसकी अभिक्रिया इसी से यानी दूसरे फेनिल मुक्त मूलक से जो बना है उसी से कराओ। C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऊपर क्या, मुक्त मूलक। और मैंने आप लोगों को बता दिया था कि युग्मन अभिक्रिया में दोनों मुक्त मूलक एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। नष्ट करने के बाद आप लोगों का क्या बनेगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलो नीचे बना देता हूं, ये बना दिया नीचे। अब देखो ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाएंगी। जुड़ना कैसे, ध्यान से देखो।
C6H5 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ध्यान रखते चलो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का क्या लगाना है, हॉल N। फिर क्या आ गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मुक्त मूलक समाप्त हो गया, इसका मतलब क्या लगा देना है, सिंगल बॉन्ड। जैसे ही सिंगल बॉन्ड लगाया नीचे वाली श्रृंखला इसी में जुड़ जाएगी, CH2 यहाँ CH2, समझ में आ गई बात। फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का क्या लगाना है मुझे, हॉल N, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड C6H5। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात, सबके समझ में आ जानी चाहिए। ये दोनों मुक्त मूलक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे और दोनों CH2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। मैंने यही किया है, देखो यहां से लेकर यहां तक तो एक था और फिर यहां से लेकर यहां तक एक था, दोनों के मध्य में मैंने केवल क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड। और श्रृंखला का देखो क्या हो गया बेटा, समापन हो गया। अब श्रृंखला का समापन होने के बाद क्या आप लोगों को पॉलीथीन दिखाई दे रहा है क्या, सर मुझे दिखाई दे रहा है, एक पॉलीथीन तो ये रहा और एक पॉलीथीन ये रहा। तो किसका निर्माण हो गया बेटा आप लोगों का, पॉलीथीन का। कौन से श्रृंखला समापन का, कौन से पद से प्राप्त हो गया आप लोगों को, युग्मन से। बोलो सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का श्रृंखला समापद में नंबर सेकंड पद आप लोगों का असमानुपातन, और मैंने इसमें लिखा है, इसमें श्रृंखला से, श्रृंखला के बाहर नहीं, श्रृंखला से हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। आप लोग को केवल देखना है क्या श्रृंखला संचरण पद से क्या बना आप लोगों का, सर ये बना, हमको पता लग गया था, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का हॉल N और CH2 सिंगल CH2 ऊपर क्या आ जाएगा, मुक्त मूलक, प्लस की जगह प्लस एक और बना दो, यूं की हुई C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का हॉल N और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऊपर क्या लगाना है, मुक्त मूलक। ये दोनों सेम टू सेम लिखा है मैंने, बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही लिखा था, यहाँ भी ऐसा ही लिखा था। युग्मन में तो क्या होता है कि दोनों मुक्त मूलक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और दोनों यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। जबकि असमानुपातन में क्या होता है कि इसमें श्रृंखला से हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, स्थानांतरण। कहने का मतलब यहां से या यहां से, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जहां से यहां से हाइड्रोजन का स्थानांतरण किधर हो जाएगा, यहाँ हो जाता है स्थानांतरण। क्लियर, जैसे स्थानांतरण होगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहां से हटके कहां चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर चला जाएगा तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का क्या लगाना है आप लोगों का, हॉल N, और यहाँ CH2 और सिंगल बॉन्ड से क्या आ जाएगा, CH3। एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो गया। तो ये हाइड्रोजन CH2 का जब ऊपर चला जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, CH2 CH3 में, और CH3 का मतलब 3 और 1 4 संयोजकता क्या हो जाएगी, पूरी। बताओ श्रृंखला समापन हुई कि नहीं हुई। अब दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, नीचे वाले में प्लस लगा के क्या लिखेंगे, देखो C6H5 सिंगल बॉन्ड, इसको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 को क्या लगाना है, हॉल N। अब यहाँ CH2 ने एक हाइड्रोजन दे दिया था तो CH2 किस में परिवर्तित हो जाएगा, CH में, तो ये लिख दिया मैंने CH, और सिंगल बॉन्ड कायम हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और क्या लिख देंगे अपन, CH2, 2 और 2 4। ये भी श्रृंखला का क्या होगा, समापन, और ये बन गई आप लोगों की पॉलीथीन और ये बन गई आप लोगों की पॉलीथीन। क्लियर हो जानी चाहिए। श्रृंखला समापन पद में 2 पद पढ़ लिए, युग्मन, युग्मन में मुक्त मूलक आपस में अभिक्रिया कर लेता है, और असमानुपातन में हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो जाता है। नंबर 3 समापन का थर्ड पद है आप लोगों का, यानी पद नंबर 3 में जो श्रृंखला समापन था वो 4 प्रकार के थे, 4 प्रकार में से 2 पढ़ लिए, तीसरा अपन पढ़ ले श्रृंखला अंतरण कर्मक। श्रृंखला अंतरण कर्मक के रूप में हमने किसका उपयोग करेंगे, RH का। ये आप लोगों का श्रृंखला अंतरण कर्मक क्या है, कारक। श्रृंखला अंतरण कर्मक क्या है आप लोगों की, कारक है ये, अर्थात इस कारक की अभिक्रिया हमें श्रृंखला संचरण से जो प्राप्त हुआ है उससे अभिक्रिया करानी है। किसकी करानी है, श्रृंखला अंतरण कर्मक कारक की। तो श्रृंखला संचरण से क्या प्राप्त हुआ आपको पता ही है, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। C6H5 CH2 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 और CH2 का क्या लगाना है मुझे, हॉल N,
और यहाँ CH2 और ये CH2 ऊपर क्या आ रहा है, मुक्त मूलक। इसकी अभिक्रिया मुझे किससे करानी है, श्रृंखला अंतरण कर्मक कारक से करानी है। और क्या ले रखा है आप लोगों ने, श्रृंखला अंतरण कर्मक कारक RH, ये लिया मैंने R और H। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन का स्थानांतरण इस जगह हो जाएगा, तो ये CH2 किस में परिवर्तित हो जाएगा, CH3 में, और ये मुक्त मूलक किस पर आक्रमण कर देगा, R पे। तो क्या रिएक्शन बनेगी आप लोगों की, ध्यान से देखेंगे, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N और CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, 2 और 1 3 हो गया, और प्लस करके क्या बाहर निकल जाएगा R, और R के ऊपर क्या आ जाएगा, मुक्त मूलक। ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये बन जाएगा एल्किल मुक्त मूलक, एल्किल मुक्त मूलक। क्लियर बात सबके। और ये क्या बन गया आप लोगों का, पॉलीथीन। क्लियर। नंबर 3 श्रृंखला अंतरण कर्मक। नंबर 4 की हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 4 आप लोगों का समापन है निरोधक, इनहिबिटर। और निरोधक में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें निरोधक के रूप में हाइड्रोक्विनोन का कॉमा नाइट्रोबेंजीन का कॉमा डाई नाइट्रोबेंजीन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। डाई नाइट्रोबेंजीन का क्या करते हैं बेटा, उपयोग करते हैं। ये आप लोग से कोई पूछ ले कि निरोधक के रूप में हम हाइड्रोक्विनोन का कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन का कर सकते हैं और डाई नाइट्रोबेंजीन का उपयोग कर सकते हैं। यहां बढ़ती हुई श्रृंखला को किससे प्रदर्शित किया जाता है, श्रृंखला को P, और P के ऊपर क्या लगाते हैं, मुक्त मूलक। यानी कि आप लोगों को लंबी श्रृंखला नहीं लिखनी है, लंबी श्रृंखला के अलावा आप लोगों को लंबी श्रृंखला के स्थान पर P के ऊपर क्या लिख सकते हैं, मुक्त मूलक। यानी वो नहीं लिखना है C6H5 CH2 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 का होल है, फिर CH2 के ऊपर मुक्त मूलक। क्लियर हो गई। आप लोग डायरेक्ट ही P के ऊपर क्या लगा सकते हैं, मुक्त मूलक लगा सकते हैं। अब मैं नाइट्रोबेंजीन ले लेता हूं निरोधक के रूप में। तो नाइट्रोबेंजीन का सूत्र आपको पता ही है, क्या है नाइट्रोबेंजीन का सूत्र, ये आप लोगों का बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह आएगा आप लोगों को पता ही है, NO2 समूह आएगा। ये आप लोगों का नाइट्रोबेंजीन, और ये डबल और ये डबल, ये नाइट्रोबेंजीन है आप लोगों का NO2, ये लगा दिया मैंने। अब उसके बाद हम बात करें कि इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, कि मुक्त मूलक से। ये मुक्त मूलक कौन सा वाला, संचरण वाला, बढ़ती हुई श्रृंखला है, यानी कि इस स्थान पर हमें वो नहीं लिखना C6H5 वाला, डायरेक्ट P लिख सकते हैं। इस P का आक्रमण कहां पे होगा, इस डबल बॉन्ड पर होगा। किसका आक्रमण होगा, P का। ये P यहां आएगी और ये डबल बॉन्ड यहां आएगा। आक्रमण के बाद क्या बनेगा आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखो, बेंजीन सिंगल से N, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, P जुड़ जाएगा। इधर आप लोगों का क्या लग रहा है, O लगा ही रहा है यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये मुक्त मूलक जब यहाँ आक्रमण कर देगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, मुक्त मूलक, और ये डबल बॉन्ड, और ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। बोलो सबके पास समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। अब ये जो P था आप लोगों का P, ये P की जो मुक्त मूलक था, यानी श्रृंखला का क्या हो गया बेटा, यहाँ श्रृंखला का समापन हो गया। श्रृंखला के समापन से आप लोग क्या समझे कि सर श्रृंखला का समापन का मतलब है कि उस श्रृंखला पर जो मुक्त मूलक था वो मुक्त मूलक आप लोगों का हट जाना चाहिए। मुक्त मूलक जैसे ही हट जाएगा तो श्रृंखला का क्या हो जाएगा, आप लोगों का समापन हो जाएगा। बोलो सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, सबके आ जानी चाहिए। ये आप लोगों के मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण विधि हो गई आप लोगों की, और आप लोगों ने इसको पूरा पढ़ लिया है। आज पाठ आप लोगों का समाप्त हो गया है। आयनिक बहुलीकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। योगात्मक बहुलीकरण इंपॉर्टेंट था, जिसमें मुक्त मूलक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आप लोगों को हमने समझा दिया है। धन्यवाद।